नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला हिंदी प्रैक्टिस सेट। हिंदी प्रैक्टिस सेट जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चनों पर आधारित है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जितने भी हिंदी के पेपर हुए हैं सभी से क्वेश्चन उठाए गए हैं कि किस किस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अपने नंबर काउंट करना, देखना किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, साल भर में गुणवाचक विशेषण का कौन सा भेद होगा। साल भर दिया है, उसमें पूछा है कि साल भर में गुणवाचक विशेषण का कौन सा भेद हमारा होगा। तो साल भर में हमारा जो गुणवाचक का भेद होगा ये क्या होगा, याद रखना। इसे किस चीज का पता चलता है, साल भर से एक काल, एक समय का पता चलता है। ठीक है, किस चीज का पता चलता है, एक समय का पता चलता है। जैसे साल भर, ठीक है, या हो जाता सनातन या पुराने। ठीक है, अगर ऐसे शब्द होते तो किसे दर्शाते हैं, काल को दर्शाते हैं। लेकिन जैसे एक स्थान होता है तो स्थान अगर होता मराठी, होता गुजराती, ठीक है, मराठी, गुजराती, पंजाबी, या आता दाया या बाया। तो क्या पता चलता, ये एक स्थान का पता चल जाता कि दाएं मुड़े एक स्थान की तरफ बताया, या मराठी गुजराती एक स्थान का बोध होता है। बात कर लेते हैं दशा। दशा में क्या क्या आता, अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि गीला में गुणवाचक का कौन सा भेद है, तो गीला हो जाता, दशा का बोध होता गीला से, गीला। उसके बाद सूखा, गीला, सूखा, ठीक है, गरीब, तो किसका बोध कराते हैं, एक दशा का बोध कराते हैं। उसके बाद नेक्स्ट गुण में क्या होता है, अच्छा, ये गुण है उसका। उसके बाद भला व्यक्ति, भला। उसके बाद बुरा, तो ये क्या बताते हैं, सब गुण बताते हैं। ठीक है, तो मेन चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ये देखो क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, गुणवाचक विशेषण के भेद से क्वेश्चन पूछा गया है। जबकि हम अधिकतर क्या पढ़ते हैं, बस गुणवाचक ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको तैयार रहने की जरूरत है। ठीक है, तो साल भर हो या सनातन है या पुराना, सब में क्या होगा, गुण का कौन सा भेद होगा, तो बताना काल, जिसे हम समय कहते हैं। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो हमारा आया हुआ है एग्जाम में, हिंदी की पहली कहानी लेखिका किसे कहा जाता है। तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका किसे बोला जाता है, याद रखना, राजेंद्र बाला घोष को कहा जाता है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है, राजेंद्र बाला घोष को कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, पूछा गया है, असमिया भाषा किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। असमिया भाषा से क्वेश्चन पूछा गया है, किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है टूटा हुआ, टूटा हुआ या बिल्कुल खंडित रूप में जो होता है उसे क्या कहते हैं, अपभ्रंश कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन दे दिए गए हैं असमिया के बारे में। पहला शोरसेनी अपभ्रंश, उसके बाद मागधी अपभ्रंश, ब्राचल अपभ्रंश और टक अपभ्रंश। पूछा गया है असमिया किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। पहला तो आपको एक चीज याद रखनी है असमिया के बारे में कि ये हमारे संविधान की पहली भाषा थी। ठीक है, हमारे संविधान की पहली भाषा क्या थी, तो बताना असमिया थी। ठीक है, अब देखते हैं जो क्वेश्चन पूछा है, ये अपभ्रंश से पूछा गया है। देख लेते हैं जो शोरसेनी अपभ्रंश है। शोरसेनी अपभ्रंश में जो हमारी भाषाएं आती है, इसकी ट्रिक होती है पराग। ठीक है, शोरसेनी अपभ्रंश में क्या क्या आती है, तो बताना पश्चिमी हिंदी पैसे हो जाएगा, राजस्थानी रा से हो जाएगा, और गै से गुजराती। ठीक है, तो ये याद रखना, ये शोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। उसके बाद ब्राचल में जो आती है, इसमें याद रखना, इसमें आती है सिंधी। क्या आती है ब्राचल में, सिंधी। ठीक है, जो कि हमारे संविधान की 15वीं भाषा थी। ठीक है,
कब जोड़ा गया था पूछा जाए तो बताना। 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था। अगर पूछा जाए किस अपभ्रंश में आती है तो बताना ब्रैचड़ अपभ्रंश में आती है। उसके बाद नेक्स्ट टक अपभ्रंश की बात की गई है। एक व्यक्ति है, उनका नाम याद रखना, भोलानाथ तिवारी। उनके अनुसार पंजाबी भाषा को किसके अंतर्गत माना गया है? टक के अंतर्गत माना गया है। लेकिन ये याद रखना किसके आधार पर माना गया? भोलानाथ तिवारी के आधार। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट मागधी अपभ्रंश में क्या आता है। तो पहले तो हमारी असमिया आ जाएगी। तो असमिया कौन सी अपभ्रंश में आती है? मागधी। उसके बाद बंगाली आ जाएगी। बंगाली किस अपभ्रंश में आती है? तो ये याद रखना असमिया। उसके बाद नेक्स्ट उड़िया आ जाएगी। ठीक है, तो असमिया, बंगाली, उड़िया ये सब किसके अंतर्गत आती है? तो बताना मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। जो अपभ्रंश है जहां से क्वेश्चन बनते हैं सब उठा ली गई है। कोई सी भी पूछी गई है, ये तो पूछा गया है असमिया, कल को सिंधी भी पूछी जा सकती है, किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। ठीक है, तो आपको सही से देखने की जरूरत है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है अर्थशास्त्र किस भाषा का शब्द है? जब हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र हमारा कौन सी भाषा का शब्द है, ठीक है, और हम जब अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो लिखते हैं कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये हमारा यूनानी भाषा का शब्द है। अर्थशास्त्र कौन सी भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का। कई बार पूछा गया, ये जीएस में भी पूछ लेते हैं जब इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है? रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं? किसके आधार पर पूछा गया है? रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य भेद होते हैं आपके 3। कितने होते हैं? 3। पहला सरल वाक्य। सरल वाक्य में, ठीक है, याद रखना क्या होता है इसमें? एक ही क्रिया होती है और यही इसकी पहचान होती है। कितनी क्रिया होती है? एक। दूसरा क्या होता है सरल के बाद? संयुक्त वाक्य, जिसमें 2 स्वतंत्र वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एक होता है आपका मिश्र वाक्य। तो सरल, संयुक्त, मिश्र किस आधार पर माने गए हैं? तो बताना रचना के आधार पर वाक्य भेद माने गए हैं। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है सर्वनाम से। वो क्या पूछा गया है? सर्वनाम में लिंग परिवर्तन किसके कारण होता है? अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। आपको बताना कि सर्वनाम में लिंग का जो परिवर्तन करते हैं हम किस आधार पर होता है? क्या संज्ञा के आधार पर करते हैं? क्या क्रिया के आधार पर करते हैं? क्या खुद सर्वनाम के आधार पर होता, या लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो क्या आंसर है इसका? तो आपको याद रखना है। उससे पहले जो आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उसके बाद सर्वनाम की संख्या पूछी जाती है कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो सर्वनाम की संख्या होती है 11। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है कि सर्वनाम में कारक के भेद बताने हैं। कि सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम में कारक के 7 भेद होते हैं, जबकि कारक कुल कितने होते हैं? कारक कुल 8 होते हैं। तो कौन सा काउंट नहीं किया जाता, तो आप बताना। संबोधन कारक का प्रयोग हम सर्वनाम में नहीं करते हैं, ठीक है, जबकि संज्ञा में किया जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा दिया गया है कि सर्वनाम में लिंग परिवर्तन किस कारण किया जाता है, तो आप बताना सर्वनाम में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है हमारा आ और अप उपसर्ग किस भाषा के हैं? उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको याद रखना है उपसर्ग से ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा जाए उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना सर 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पहला संस्कृत, दूसरा हिंदी और तीसरा उर्दू के आधार पर। उपसर्ग होते क्या हमारे, तो बताना ये हमारे शब्द का एक अंश होते हैं, अर्थात एक हिस्सा होते हैं। और क्या होते हैं? सभी उपसर्ग अभिकारी होते हैं। ठीक है, उपसर्ग के बारे में ये जानकारी याद रखना। लेकिन ये जो पूछा गया है, ये तो ऐसा कुछ पूछा ही नहीं गया, यहां पूछा गया है आ और
अप में उपसर्ग बताना है। तो आपको बताना आ और अप में कौन सी भाषा का उपसर्ग है? ये हमारा संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पूछा गया संस्कृत के। उसके बाद नेक्स्ट अगर पूछा जाता है हिंदी का, तो देखो हिंदी में क्या होता है, हिंदी में सिर्फ ए आ जाता है, आ दिया गया है, आ संस्कृत का है, लेकिन अगर बात करते हैं हम सिर्फ ए की, तो ए किसका है? आपका हिंदी का है। उसके बाद हिंदी का अन्य अन आता है। उसके बाद सब एक एक शब्द वाले आते हैं, जैसे कु, सु, नी, उसके बाद दू। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे हिंदी के उपसर्ग है। उर्दू के भी आते हैं, उर्दू के जैसे एक आता है गैर, जो प्रयोग करते गैर हाजिर में। उसके बाद ना, नालायक, ला, लावारिस। ठीक है, तो इस तरह से आते हैं, आपको याद रखना है। आप सबसे पहले क्या काम करो, उपसर्ग प्रत्यय जैसे भी कर रखे आप एक बार ये देखो कौन सा उपसर्ग संस्कृत का है, कौन सा हिंदी का है, कौन सा उर्दू का। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? आपने कम कार्य किया। ठीक है, में क्रिया विशेषण बताना है। आपने कम कार्य किया में क्रिया विशेषण क्या होगा, यह पूछा गया है। क्रिया विशेषण से क्वेश्चन पूछा गया है। क्रिया विशेषण होते क्या है? तो बताने ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं, क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कितने भेद होते हैं क्रिया विशेषण के? तो बताना 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला रीतिवाचक, उसके बाद कालवाचक, उसके बाद परिमाणवाचक, और लास्ट होता आपका स्थानवाचक। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखें। लेकिन क्वेश्चन क्या है? आपने कम कार्य किया में क्रिया विशेषण बताना हमें कि आपने कम कार्य किया। तो इससे क्या पता चला कम का? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमाण का पता चला, एक नापतोल वजन मात्रा का पता चला है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर तौर तरीका होता तो हम रीतिवाचक बता देते, किसी स्थान का नाम पता चला, जैसे सोहन दिल्ली गया तो हमारा स्थान हो जाता, समय होता कि सोहन, ठीक है, उस समय पड़ता है या ये कार्य करता है, तो क्या हो जाता? हमारा कालवाचक हो जाता। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 और 2 दिए गए हैं, 9 और 10 दोनों दिए गए हैं, दोनों ही इंपोर्टेंट है। पहला जो दिया गया है 10वां शब्द शक्ति से है, और यहां पूछा गया है संयुक्त स्वर बताना है। 9 और 10 में आपको बताना संयुक्त स्वर का चयन करना है। संयुक्त है लेकिन क्या हो? स्वर, संयुक्त स्वर का चयन करना है। तो आपको बताना संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना सर संयुक्त स्वर होते हैं 4। कितने होते हैं संयुक्त स्वर? 4 होते हैं। चारों को आपको याद रखना। पहला ए, ऐ, ओ और औ, ये क्या होते हैं? हमारे संयुक्त स्वर है। अब देख लेते हैं जो भी ऑप्शन में इनमें से एक दे रखा होगा, ठीक है, तो क्या है? संयुक्त स्वर। आंसर मिल जाएगा हमें ऑप्शन नंबर डी हमारा संयुक्त स्वर है। लेकिन अब कुछ को कहीं कुछ गलत लग रहा होगा, ठीक है, तो जो गलत लग रहा है वो संयुक्त स्वर नहीं होते। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। कितनी होती है? 7 होती है, जिसमें क्या क्या आते हैं आपका? आ जाता है, ई बड़ी, उसके बाद उ, ए, ऐ, ओ और औ। तो ये 7 हो गए टोटल हमारे दीर्घ स्वर। ठीक है, और देखो जो दीर्घ स्वर में दिए गए हैं 4, दीर्घ स्वर में जो 4 दिए गए हैं यही तो हमारे क्या है? संयुक्त स्वर है। अब जिस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है वही आपको समझना है। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है और इसी तरह से क्वेश्चन आ जाए, तो ये जो चारों हमारे दिए गए हैं ए, ओ और ओ, तो आपको दीर्घ स्वर से पहले कहां काउंट करने हैं? ये आपको पहले चारों संयुक्त स्वर में काउंट करने हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। उसके बाद दिया गया है नेक्स्ट शब्द शक्ति के भेद। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट क्वेश्चन है, हमारे ही एग्जाम में पूछा गया है शब्द शक्ति के भेद कितने होते हैं? शब्द शक्ति के, तो शब्द शक्ति के भेद होते हैं 3।
ठीक है, कौन कौन से होते हैं तो याद रखना, पहला होता है अभिधा। पहला शब्द शक्ति क्या है? अभिधा। दूसरा क्या है? लक्षणा, अभिधा, लक्षणा। और तीसरा क्या होता है? व्यंजना। तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना क्या है तो बताना, ये हमारे शब्द शक्ति के भेद हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं और कई बार बने हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, व्यक्ति का नाम दे दिया गया है अमरकांत, श्रीलाल शुक्ल, केदारनाथ और महावीर प्रसाद द्विवेदी में से किस व्यक्ति को हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार, हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार, नहीं दिया गया है? आए हुए क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पूछने का तरीका देख सकते हो किस तरह से पूछा गया है। 4 आदमी दे दिए, 4 ऑप्शन में भी दे दिए गए हैं। ठीक है, अमरकांत, श्रीलाल शुक्ल, केदारनाथ और महावीर स्वामी में से किस व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है? उससे पहले तो आपको यह भी याद रखना है कि भारत में हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। कब हुई थी इसकी स्थापना तो बताना, स्थापना होती है 1961 में, लेकिन सबसे पहले जो वितरण किया गया था 1965 में किया गया था। तो दिया 65 में गया है, जबकि स्थापना कब हो जाती है? 1961 में इसकी स्थापना कर दी जाती है। यह संविधान की 22 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, जो हिंदी साहित्य का भी सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। किस व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है तो आपको याद रखना है, जो दिए गए हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी को अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है। अन्य व्यक्ति जो दिए गए हैं अमरकांत, श्रीलाल शुक्ल और केदारनाथ, इन्हें हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। अब इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं जो आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी साहित्य में अभी तक कितने व्यक्ति को, हिंदी साहित्य की बात हो रही है, हिंदी साहित्य में अभी तक कितने व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है तो बताना, हिंदी साहित्य में अभी तक 11 व्यक्तियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। तो हिंदी साहित्य के कितने व्यक्ति हैं? 11 व्यक्ति हैं। बहुत इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो पहले व्यक्ति थे, ठीक है, मैं लिख देता हूं एक बार, पहले व्यक्ति का नाम है सुमित्रा नंदन पंत है। दूसरे हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद तीसरे आते हैं सच्चिदानंद बादशाह अज्ञे। ठीक है, व्यक्तियों के नाम याद रखना। उसके बाद चौथे नंबर पर आती है महिलाएं, जो कि महादेवी वर्मा। उसके बाद पांचवें व्यक्ति आते हैं नरेश मेहता, नरेश मेहता। छठे आते हैं निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा। उसके बाद सातवें आते हैं कुंवर नारायण, व्यक्ति का नाम याद रख, कुंवर नारायण। कितने हो गए? 7। उसके बाद 8वें नंबर पर आते हैं अमरकांत, जो ऑप्शन में भी थे। उसके बाद श्रीलाल शुक्ल जी हो गए। ठीक है, उसके बाद हो गए केदारनाथ। उसके बाद व्यक्ति आ जाते हैं कृष्णा शोभती। ठीक है, तो कितने व्यक्ति हो गए? गिन लेते हैं एक बार। हो गए सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर 2, अज्ञे 3, महादेवी वर्मा 4, ठीक है, नरेश मेहता 5, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, तो आपको अब याद रखना है हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है तो बताना आप 11 को दिया जा चुका है। 11 के 11 आपके सामने है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसे दिया गया है, किसे नहीं दिया गया है। ठीक है, अब सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं। किसके लिए दिया गया था इन्हें? चिदम्बरा के लिए दिया गया था 1968 में। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था उर्वशी के लिए। सच्चिदानंद बादशाह अज्ञे को दिया गया था कितनी
नावों पर कितनी बार। उसके बाद महादेव वर्मा को दिया गया था यामा के लिए। ठीक है, अब देखो सुनो, ये जो शुरू के 4 दिए गए हैं हिंदी साहित्य के, इन्हें दिया गया है रचनाओं के लिए। जैसे सुमित्रा नंदन पंत की रचना चिदम्बरा, रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी, सच्चिदानंद बादशाह आज्ञा की कितनी नावों पर कितनी बार, और महादेवी वर्मा की यामा के लिए। अब उसके बाद जो 4 के बाद ये बचे हुए सब हैं, इन्हें किसी रचना के लिए नहीं दिया गया, इन्हें सबको संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि 1982 के बाद यह प्रावधान किया गया कि अब किसी भी व्यक्ति को एक रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाएगा। तो ये जो बाद वाले व्यक्ति हैं आपके 7 जो दिए गए हैं, इन्हें किसी एक रचना के लिए ना देकर संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो टोटल कितने हो गए? 11 व्यक्ति हो गए। ठीक है, आपको याद रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से एक क्वेश्चन आपको बताना है गिव अवे में कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की धनराशि वर्तमान में कितनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रेम का भाव किस कारक में होता है? प्रेम का भाव किस कारक में होता है? कारक से क्वेश्चन पूछा गया है। कारक को क्या कहते हैं हम? परसर्ग कहते हैं। कितने भेद होते हैं हमारे? 8 होते हैं, और कारक हमारे अविकारी होते हैं। इसके चिन्ह विभक्ति होते हैं, इसी कारण इसे विभक्ति भी कहते हैं। लेकिन आपको बताना प्रेम का भाव किस में होता है। देखो, जहां प्रेम का भाव होगा वहीं पर घृणा का भाव होगा। तो आपको याद रखना, प्रेम और घृणा का भाव दोनों में कहां होता है? अपदान कारक में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा विशेषण नहीं है? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं आपके, पथरीला, नमकीन, बर्फीला, नमक। कौन सा इसमें विशेषण नहीं दिया गया है? विशेषण होते क्या है? ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण कहलाते हैं। पूछा जाए विशेषण के भेद कितने होते हैं तो बताना श्रीमान 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। सही है। और यहां क्या पूछा गया? कौन सा विशेषण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, नमकीन विशेषण नहीं होगा, अन्य शब्द क्या है? सब विशेषण है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है। देखो देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है? किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और परिभाषा के साथ पूछा गया है। आपको बताना है ये किसकी परिभाषा है। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बताओ ये किसकी परिभाषा है? मैंने आपसे कई बार बताया कि हिंदी में परिभाषाएं पूछी जाती हैं और यही परिभाषा यहां पूछ ली गई है। तो ये किसकी परिभाषा है? तो आपको बताना ये हमारी क्रिया की परिभाषा है। ठीक है, क्या परिभाषा होती है? किसी कार्य को करने या होने का बोध किससे होता है? तो बताना क्रिया से होता है। ठीक है, किसी की भी संज्ञा पूछी जाती है। अभी पीछे जब टेस्ट कर रहे थे उसमें काल की पूछ ली गई थी। संज्ञा की तो हमेशा पूछी जाती है, विशेषण की भी पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है? काल की यहां पर भी पूछी गई है कि काल बताओ। ठीक है, क्या इसकी परिभाषा होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले क्या है? क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप। 2 बार क्रिया का मूल रूप है, लेकिन इनमें से तो कोई सा ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है ना, ये होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काल क्या कहलाते हैं? तो बताना क्रिया के घटित होने का समय, अर्थात क्रिया जो की गई है वो अगर बीते समय में की गई है तो भूतकाल, अगर अब चल रही है तो वर्तमान काल, और आने वाले समय में होगी तो भविष्य काल। यही तो क्वेश्चन है। काल से 10 सा क्वेश्चन पूछा गया था और काल की परिभाषा पूछी, आप देख सकते हो आपके सामने है। आप अगर प्रैक्टिस सेट करते रहोगे तो सारे क्वेश्चन सोल्व होते चले जाएंगे, वरना बीच में फंस जाएंगे। आगे देखो, आगे जो दिया गया है, क्या दिया गया है? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक
आदि के कारण कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, जिन शब्दों में लिंग वचन और कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन ना हो उसे क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना, जिन भी शब्दों में लिंग वचन और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अभिकारी शब्द। क्या कहते हैं? अभिकारी शब्द। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा अव्यय दिया गया है ये क्या होता है? अभिकारी ही ये होता है। तो ऐसे शब्द जिनका लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। अव्यय हमारे अभिकारी होते हैं। पूछा जाए अव्यय के भेद तो बचाना 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन, आना ही नहीं चाहिए था, ऐसा पूछना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी कुछ के लिए होता है, जिनसे एक आध नंबर हो पाए तो इस तरह का कर सकते हैं, और हो सकता है ये भी ना हो पाए। चूहा शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। ठीक है, चूहे का क्या होगा? चूहिया होगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 और 19। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? जब आपकी नौकरी लगेगी, जब आप पत्र लिखोगे क्या कहलाएगा? तो नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? पहला दिया गया है प्रार्थना पत्र, उसके बाद आवेदन, उसके बाद निमंत्रण, उसके बाद सूचना। तो नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, आवेदन पत्र होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, बड़ा आसान बच्चों वाला है। जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया। ठीक है, जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली। सही है, रेखांकित शब्द में मुहावरा बताना है। अब देखो, एक वाक्य था हमारा पूरा, क्या था? जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली। ये पूरा एक वाक्य था, और उस वाक्य में एक आया है हमारा आंखें खुली। ये पूछा गया है क्या है? तो ये पूछा गया है मुहावरा। तो मेरा यही बताने का तात्पर्य होता कि मुहावरा पता क्या होता? मुहावरा वाक्य का एक अंश होता है। ठीक है, देखो पूरे वाक्य में एक छोटा सा हिस्सा है, वाक्य का अंश है मुहावरा। ठीक है, और मुहावरा कौन सी भाषा का शब्द है? ये हमारा अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? होश में आना, आंखें खुलना अर्थात होश में आना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है? एक पंथ दो काज, ये लोकोक्ति आ गई। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था मुहावरे से। मुहावरा क्या होता है? एक वाक्य का अंश। और लोकोक्ति क्या होती है? तो लोकोक्ति बताना पूर्ण वाक्य होती है। लोकोक्ति क्या होती है? पूर्ण वाक्य होती है। आप देख सकते हो, जैसे देखो सिर्फ इतना पूछा गया है, एक पंथ दो काज, इसी में से अर्थ बताना, अर्थात ये पूरा वाक्य है। लेकिन ऊपर जब हम पढ़ रहे थे तो पूरे वाक्य के अंतर्गत आंख खुलना आ रहा था। ठीक है, तो ये अंतर होता है मुहावरे और लोकोक्ति में, कि लोकोक्ति होती है पूरा वाक्य और मुहावरा होता है वाक्य का अंश। ठीक है, अब यहां पूछा एक पंथ दो काज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, एक ही काम से डबल लाभ या दो लाभ होना, एक पंथ दो काज। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है हमारा, आमोद प्रमोद के लिए विलोम शब्द बताना है। आमोद प्रमोद के लिए विलोम शब्द बताना है, क्या होगा? आमोद प्रमोद का विलोम शब्द क्या होगा? हर्षोल्लास, मेल मिलाप, उसके बाद राग विराग या वेदना दुख, क्या होगा? आमोद प्रमोद का विलोम शब्द होगा वेदना दुख। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट अगला, ये भी विलोम शब्द है हमारा, और पूछा गया है दुर्बुद्धि का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्बुद्धि शब्द का विलोम शब्द पूछा, दोनों क्वेश्चन विलोम शब्द से है। दुर्बुद्धि अर्थात बुरी बुद्धि, तो इसका उल्टा हो जाएगा सद्बुद्धि अर्थात अच्छी बुद्धि। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया, निम्नलिखित में से शब्द अलंकार नहीं है।
अलंकार से क्वेश्चन और पूछा गया शब्द अलंकार नहीं है, कौन सा है जो हमारा शब्द अलंकार नहीं है, तो वो फिर क्या होगा, वो अर्थ अलंकार होगा। तो कौन सा है हमारा जो शब्द अलंकार नहीं दिया गया है, आपको बताना है क्या हमारा आंसर होगा। तो आपको याद रखना कि शब्द अलंकार जो होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं। तो शब्द अलंकार होता है, एक तो आपका अनुप्रास होता है, ये हमारा शब्द अलंकार है। श्लेष हमारा शब्द अलंकार है। उसके बाद यमक हमारा शब्द अलंकार है। इससे अलग आता है जो पूछा जाए, विप्सा हमारा शब्द अलंकार है। उसके बाद वक्रोक्ति हमारा शब्द अलंकार है। तो ये 5 शब्द अलंकार होते हैं, अनुप्रास, श्लेष, विप्सा, वक्रोक्ति और यमक। आपको इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कौन सा नहीं होगा, रूपक नहीं होगा, तो ये कैसा, ये हमारा अर्थ अलंकार होता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 दोनों दे दिए गए हैं। क्या दिया गया है, उन्होंने कहां जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। उन्होंने कहां जाना है, उन्हें भी नहीं पता उन्होंने कहां जाना है, किस प्रकार की अशुद्धि है बताओ। तो इसमें हमारी किस प्रकार की अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि होगी। उन्होंने की जगह क्या आएगा, ये हो जाएगा उन्हें कहां जाना है, ठीक है, याद रखना। तो कैसी अशुद्धि होगी, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जो पूछा गया है, समासिक पद को तोड़ना। अब ये समास का क्वेश्चन है। समासिक पद, जैसे हम एक शब्द लिख देते हैं राजमहल, तो ये हमारा सामासिक पद है। राजमहल को हम सामासिक पद कह सकते हैं, कह नहीं सकते, होता है। और जब हम सामासिक पद को तोड़ेंगे, जैसे राजा का महल, ठीक है, तो जब सामासिक पद को तोड़ते हैं क्या कहलाता है, वो कहलाता है समास विग्रह। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके लिए गिव अवे है, आपको बताना है कि बहुब्रीहि समास के कितने भेद होते हैं, ठीक है, और तत्पुरुष समास के कितने उपभेद होते हैं। ये आपके लिए गिव अवे, ये लेटेस्ट हिंदी है, आप इससे जुड़ो, जरूर आपको फायदा होगा। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।